हेलो बच्चों, क्या हाल है? सही है? चल रहा है? देख रहे हो वीडियो सॉलिड स्टेट के? कुछ समझ में आना चालू हुआ? उम्मीद है कि अब तक थोड़ा पिक्चर तो बनने ही लगा होगा। शुरुआत में थोड़ी फाइट होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। और एक बार समझ में आ गया तो फिर लगने लगता है कि हाँ बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं। मतलब सॉलिड स्टेट एक ईजीएस्ट चैप्टर है तुम्हारा, ईजीएस्ट चैप्टर है। कोशिश तुम्हारी होनी चाहिए कि सारी बातें जो पढ़ाई जा रही हैं वो हम याद कर लें। समझना तो है ही, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे रिजल्ट्स जो भी डिस्कशंस में आए हैं वो हम याद कर लें, तभी हमारा भला हो सकता है। ठीक है, इसके असाइनमेंट्स तुम्हें अभी दिए गए हैं, उनको करो सॉल्व, उसमें जो भी डाउट्स हैं उसको पूछो। ठीक है, और क्वेश्चंस करना ज़रूरी है, जैसा कि तुम्हें पता ही है, बिना क्वेश्चन के तो कुछ होता है नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिस में चीज़ों को लाओ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस में आए तभी चीज़ें याद रहेंगी, अदरवाइज अपने आप याद नहीं रहती। ठीक, तो आज आप आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों ने NaCl का आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आयनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उससे पहले ये बातें हुई हैं कि अपना वॉइड का आइडिया क्या है, वॉइड्स कहाँ हैं, उससे रिलेटेड सारा डिस्कशन हुआ है। उसके बाद NaCl के बारे में डिस्कशन किया गया था लास्ट टाइम पर, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि Cl आयन FCC यूनिट सेल बना रहा है और Na पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, कुछ इस तरह का डिस्कशन। अब इसी NaCl टाइप के सॉलिड में एक और बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो सुनने में थोड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन फिर भी उसे भी हमें, जैसे इतनी सारी अजीब बातों को डाइजेस्ट किया है, वैसे उस बात को भी हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है वो बात। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम पर ये बताया था कि NaCl के केस में Na पॉजिटिव NaCl स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, NaCl स्ट्रक्चर, जिसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई थी कि Na पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, जबकि Cl नेगेटिव FCC बना रहा है। ये लैंग्वेज थी, और इसके पीछे बेसिस था कि रेडियस ऑफ सोडियम और रेडियस ऑफ क्लोराइड, छोटा एन स्मॉल आर से, बड़ा एन कैपिटल आर से, बिलोंग्स इन द रेंज 0.414 टू 0.732। इसके बेसिस पर यह डिस्कशन हुआ था। अब जो डिस्कशन हो चुका है उसी को एक्सप्रेस करने की एक लैंग्वेज और है, और क्या है वो ये कि जो अभी लिखा गया था इसका उल्टा भी बोला जा सकता है। उल्टा भी बोला जा सकता है का मतलब ये है कि Na पॉजिटिव फॉर्म FCC एंड Cl नेगेटिव इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और इस लैंग्वेज को हम इससे रिलेट नहीं करेंगे, रेडियस रेशियो से रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि रेडियस रेशियो से जब रिलेट करेंगे तो उसमें तो ये सिखाया जाता है कि स्मॉलर आयन वॉइड में आएगा। अब इस केस की लैंग्वेज जो दिख रही है उसमें बड़ा आयन वॉइड में आ रहा है, तो बेसिकली अगर हमें रेडियस रेशियो से ही डिस्कशन करना है तो हम जो अभी लिखा है इसका उल्टा लिख सकते हैं। उल्टा लिख सकते हैं का मतलब ये है कि कैपिटल R अपॉन स्मॉल r के लैंग्वेज में डिस्कशन कर सकते हैं, और वो जो वैल्यूज यहाँ पर लिखी हैं उसी का उल्टा यहाँ पर लिखी जाएंगी। मतलब ये इस होना चाहिए 0.732 से लेकर के 0.414 के बीच, मतलब इस तरह की लैंग्वेज। खैर इस पे मत जाओ, हम इस बात पर फोकस करते हैं कि यहाँ पर ये कैसे लिख दिया। तो एक्चुअली कहानी क्या है, जैसे हम लोग NaCl स्ट्रक्चर को जब पढ़ते हैं उससे पहले हम अगर केवल Cl पर फोकस करें तो Cl हमने बताया कि FCC बनाता है। FCC का बनना का कहानी ये है कि वहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, अगर मैं उनके केवल सेंटर्स को यहाँ पर शो करूँ, केवल सेंटर्स को शो कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि ये हमारे Cl आयंस हैं, Cl आयंस हैं जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। कुछ इस टाइप से हेक्सागोनल पैकिंग दिखाई जा रही है, और हेक्सागोनल पैकिंग में ही
एक के ऊपर एक दूसरी लेयर प्लेस्ड है और वो पैटर्न फॉलो हो रहा है ABC टाइप, जो कि हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। अब खास बात क्या है, दो लेयर्स के बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। टेट्राहेड्रल वॉइड भी बनता है, हमारा फोकस अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है, दो लेयर्स के बीच में। अब अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बात की जाए, जैसे ये 3 एटम्स के सेंटर, उसके बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहीं पर होगा, मतलब 3 एटम के लेयर नीचे, 3 एटम के लेयर ऊपर, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशंस आती हैं। अगर मैं इसमें केवल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशंस को मार्क करूं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशंस हैं जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशंस हैं, ये तुम अपनी शीट पे भी देख सकते हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशंस, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन। तो ये देखने को मिलेगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो एटम्स प्लेस्ड होते हैं वो खुद अपने आप में हेक्सागोनल क्लोज पैक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब अगर हम सोडियम आयन की लेयर की बात करें, अगल बगल वाले सोडियम आयंस को मिला के देखा जाए एक साथ, तो वो दिखाई पड़ेगा कि वो भी वैसे ही अरेंजमेंट शो करते हैं जैसा Cl आयन की 2D लेयर शो करती है। मतलब यहाँ पर दो Cl आयंस की लेयर के बीच में सोडियम आयन की लेयर होती है। मतलब कहने का ये है कि अगर हम लेयरिंग पैटर्न को फॉलो करें तो लेयरिंग पैटर्न कुछ इस तरह की होगी कि एक लेयर Cl आयन की है, तो दूसरी लेयर सोडियम आयन की होगी, तो तीसरी लेयर Cl आयन की होगी, तो चौथी लेयर सोडियम आयंस की होगी, तो पांचवी लेयर Cl आयंस की होगी, छठवीं लेयर सोडियम आयन की होगी, एंड सो ऑन। मतलब ये पैटर्न ऐसे फॉलो होगा। और यहाँ पर ये दिखाई पड़ेगा कि दो Cl आयंस की लेयर्स के बीच में सोडियम की लेयर है, और सिमिलरली दो सोडियम आयंस के बीच की लेयर्स के बीच में Cl आयन की लेयर है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जैसे सोडियम आयन Cl आयंस की लेयर के बीच में बने ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, सिमिलरली Cl आयन is present in octahedral voids made by layers of sodium ion। इस तरह का पैटर्न फॉलो होता दिखाई पड़ता है। That is why on the basis of this result, सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को दोनों लैंग्वेज से एक्सप्रेस किया जा सकता है, चाहे ये चाहे ये। और इसीलिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये बता दिया जाता है कि कौन सी लैंग्वेज एक्चुअली फॉलो की जा रही। जैसे तुम्हारे आईटी का ही क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, उसमें उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि AB हैज NaCl टाइप सॉलिड, AB हैज NaCl टाइप सॉलिड, NaCl टाइप सॉलिड है। और इन्होंने लैंग्वेज में ये बोला है कि एक फेस के अलोंग पढ़ने वाले जो भी एटम्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। एक फेस के अलोंग पढ़ने वाले जो भी आयंस हैं अगर हम उसको रिमूव कर दें तो जो आयनिक सॉलिड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो एक्चुअली जैसे हमें अभी पता है कि अगर कोई एटम रिमूव नहीं किया जाए तो ए के नंबर एक यूनिट सेल में 4 होंगे और बी के नंबर भी एक यूनिट सेल में 4 ही होंगे। अगर मैं NaCl टाइप के स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर जो यूनिट सेल डिफाइन हो रही है वो 2 तरह की हो सकती है। 2 तरह की हो सकती है, कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि बी ने FCC बनाया हो और ए पोजीशन होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, एक लैंग्वेज हो सकती है। दूसरी लैंग्वेज हो, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, केवल उतना ही जितने से हमारा काम चले। और इसी तरह से अगर मैं दूसरी लैंग्वेज की बात करूँ, मैंने दोनों तरह की लैंग्वेज यहाँ पर बोली है, हमें इसको समझना है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो दूसरी तरह की लैंग्वेज ये है कि A पॉजिटिव FCC बना रहा है, मतलब कॉर्नर पर फेस के सेंटर पर, और B नेगेटिव इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब एज का सेंटर पर B नेगेटिव होगा। अब अगर हम एक फेस के सेंटर के लॉन्ग डायरेक्शन की बात करें, मान लो कि ये डायरेक्शन है ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, और उस डायरेक्शन के लॉन्ग पढ़ने वाले फेस के सेंटर वाले एटम्स को रिमूव कर दें। अगर हम फेस के सेंटर वाले एटम्स को रिमूव करें
तो इस केस में एक फेस के अलॉन्ग दो फेसेस पड़ेंगे, एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस। अब यहाँ पर इस लैंग्वेज के हिसाब से बी निगेटिव है, तो बी निगेटिव रिमूव किया जाएगा। अब एक यूनिट सेल से जब ये रिमूवल होगा तो कितने बी हट जाएंगे, तो एक यूनिट सेल में दो फेसेस पड़ रही इस डायरेक्शन की, तो इसका मतलब दो बी निगेटिव हटेंगे। लेकिन क्योंकि फेस के सेंटर पर जो एटम प्रेजेंट होता है उसकी इफेक्टिवनेस तो आधी होती है, तो विथ रिस्पेक्ट टू वन यूनिट सेल आधा बी यहाँ से हटा, आधा बी यहाँ से हटा, मतलब इफेक्टिवली एक बी हटेगा। और अगर एक बी हटा तो कितना बी बचा, 3, और ए कितना बचा, 4। तो इसका मतलब सिंपलेस्ट रेशियो क्या रहा, 4:3। तो इन दैट केस इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा A4B3। लेकिन अगर ये लैंग्वेज फॉलो हो रही होती तो इन दैट केस यहाँ पर A होता, और जब रिमूवल होता तो A का रिमूवल होता, तो A जो इफेक्टिवली पहले 4 था, FCC अगर है उस लैंग्वेज के हिसाब से A पहले 4 था, तो अब A अगर रिमूव हुआ तो A 3 बचेगा और B तो 4 ही बचेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। तो इस केस में अगर लैंग्वेज फॉलो हुई तो फॉर्मूला बन जाएगा A3B4। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिमूवल से जो आंसर आ रहा है वो दो पॉसिबल आंसर्स है, या तो A4B3 या A3B4। अब करेक्ट तो कोई एक होगा। तो उन्होंने जब ये क्वेश्चन पूछा तो ये स्पेसिफाई कर दिया कि FCC कौन सी कंसीडर करनी है, बी निगेटिव के थ्रू बनाई हुई या ए पॉजिटिव के थ्रू बनाई हुई, क्योंकि दोनों से आंसर हमारे अलग अलग आते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। मतलब ये NaCl स्ट्रक्चर की ब्यूटी है कि इस स्ट्रक्चर को दोनों लैंग्वेजेस से एक्सप्रेस किया जा सकता है, और ये हर उस सॉलिड में तुम्हें देखने को मिलेगी जिसमें मतलब लैंग्वेज रिवर्स करके बोली जा सकती है। हर उस सॉलिड में तुम्हें देखने को मिलेगी जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1। अगर रेशियो 1:1 है तो वो लैंग्वेज इंटरचेंज करके देखने को मिलेगी। एक रीज़न इसका और भी समझा जा सकता है, जैसे हमें ये बात मैंने लास्ट टाइम पर बताई थी कि अगर रेशियो ऑफ एटम 1:1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो भी 1:1 होगा। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर एनायन का भी होगा। इसका मतलब जो सराउंडिंग कैटायन की होगी वही सराउंडिंग एनायन की होगी। इसका मतलब जिस तरह की पोजीशनिंग कैटायंस की होगी उसी तरह की पोजीशनिंग एनायंस की होगी। पढ़ते समय पर्टिकुलर डायरेक्शन देने की वजह से हम लोग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को फॉलो करते हैं जिससे हम चीज़ों को आसानी से डाइजेस्ट कर सके। लेकिन अगर टोटलिटी में उसी चीज़ को देखा जाए, ब्रॉड वे में ब्रॉडर पिक्चर देखी जाए, तो जैसे मान लें कि NaCl का क्रिस्टल है और तुमसे कहा जाए कि यूनिट सेल इमेजिन करो, तो तुम ये नहीं डिफरेंस मेंटेन कर पाओगे कि हम जो यूनिट सेल डिफरेंस यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं वो FCC Cl वाली कंसीडर करें या FCC सोडियम वाली कंसीडर करें। दोनों तरह की लैंग्वेज तुम फॉलो कर सकते हो। हाँ, ये बात ध्यान में रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर तुम्हें नहीं बताया जा रहा और फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जो पढ़ते आए हैं उसको फॉलो करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसी को फॉलो करेंगे, इसको नहीं। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कभी कभी ये सीन क्रिएट हो सकता है। इनफैक्ट तुम अगर अपनी शीट देखना तो उसमें तुम्हें NaCl का स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है, और अगर तुम उस स्ट्रक्चर को देखो तो उसमें तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि जो छोटा आयन है दैट इज Na पॉजिटिव वो FCC बनाता दिखाया जा रहा है, और जो बड़ा आयन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में दिखाया जा रहा है। तो वो पॉसिबल है तभी दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि NaCl स्ट्रक्चर को हम दोनों तरह की लैंग्वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको अच्छे से ध्यान में रखना। थोड़ा सा शुरुआत में कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन यही है और हमें इसी को फॉलो करना है। हम ये लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, हम ये लैंग्वेज भी, तो इसको भी फॉलो करना। मतलब अगर मैं सपोज कि ये बॉडी डायगोनल मैंने बनाया है, बॉडी डायगोनल है ये, तो अलोंग बॉडी डायगोनल हमें लेयर्स दिखाई पड़ती हैं। तो वो लेयर्स अभी तक तो हम लोग
जब एफसीसी पढ़ रहे थे तो एक पर्टिकुलर टाइप के एटम्स होते थे, उनकी लेयर्स दिखाई पड़ती थी। अब यहाँ आयनिक सॉलिड की बात की जा रही है तो यहाँ कैटायन एनायंस की लेयर्स होंगी और वो कैटायंस और एनायंस की लेयर्स एक दूसरे के बीच में इस तरह से प्लेस्ड होंगी। एक लेयर ऑफ एनायन, उसके बाद लेयर ऑफ कैटायन, उसके बाद लेयर ऑफ एनायन। इनफैक्ट मैंने जो वीडियो तुम्हें इसके पहले दिखाया था जिसमें एनिमेशन दिखाया था, उस एनिमेशन में भी ये बात डिस्कस हुई है NaCl का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हुए। तो अगर तुमने नहीं देखा है तो उसको दोबारा देखो, आई थिंक वो लेक्चर 5th होगा, तो उसको देखना अगर नहीं देखा है तो। उसमें ये बात दिखाई जा रही है कि कैटायन की लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन लेयर ऑफ एनायन एंड सिमिलरली एनायन की लेयर इज सैंडविच्ड इन बिटवीन लेयर्स ऑफ कैटायन। ठीक बात है, तो ये डिस्कशन है, इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। अब इसी में आयनिक सॉलिड में हमें पैकिंग फ्रैक्शन भी पूछा जा सकता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात की जाए, देखते हैं। बाय डिफॉल्ट हम इस लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, ये बात हम ध्यान में रखेंगे। हटा रहा हूं मैं। और पढ़ाई के अलावा क्या क्या कर लेते हो तुम लोग घर पे? सब सही चल रहा है घर पे? घर वाले तो परेशान करते रहते होंगे तुम्हें, बोलते रहते होंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और वैसे भी तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो तो पढ़ तो रहे ही होगे, मौके का तो फ़ायदा उठा ही रहे होगे, है ना? हाँ, फ़ायदा उठाओ, अगले साल एग्ज़ाम हमें देना है, सिलेक्शन हमें लेना है अच्छे से अच्छे तरीके से, ठीक है? और ये जो समय जा रहा है ये वापस नहीं आएगा, तो तुम सोचोगे कि काश थोड़ा और समय मिल जाता है या आपने पुराना समय सही से यूटिलाइज़ कर लिया होता है। तो समय को सही से यूटिलाइज़ करो, ठीक है? अदरवाइज़ फिर दिक्कत हमें होगी। चलो इसी में बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। तो पैकिंग फ्रैक्शन जैसा कि डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी किया है, आयनिक सॉलिड में पैकिंग फ्रैक्शन जब निकाला जाएगा तो उसमें हमें वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा कैटायन का भी, वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा एनायन का भी। मैं अगर जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो ये आएगा Z ऑफ कैटायन मल्टीप्लाइड बाय एक कैटायन का वॉल्यूम। कैटायन की रेडियस चूंकि मैं स्मॉल r से लिखता हूं तो स्मॉल r का क्यूब प्लस Z ऑफ एनायन इंटू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम। मतलब ऊपर लिखा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आयंस, नीचे लिखा है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसके पहले जब हम लोग ये बात पढ़ते थे तो ऊपर लिखते थे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, क्योंकि वहाँ सारे आइडेंटिकल एटम्स होते थे। इस केस में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आयंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो लिखा जाएगा। और यहाँ पर Z ऑफ कैटायन का मतलब एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितने कैटायंस हैं। सिमिलरली Z नेगेटिव का मतलब एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितने एनायंस है, उनका वॉल्यूम लिखा जाएगा। अब जैसे हम लोगों ने इसके पहले जब पढ़ा है तो उस पर सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था 0.52, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था 0.68, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था 0.74। एक फिक्स्ड वैल्यूज आई थी, लेकिन इस केस में हमें फिक्स्ड वैल्यूज देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि यहाँ पर रेडियस स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के कंपैरिजन में अलग अलग हो सकती है। मैंने तुम्हें एक रेंज की बात की है कि NaCl टाइप के स्ट्रक्चर में स्मॉल r की वैल्यू 0.414 टाइम्स कैपिटल R से लेकर के 0.732 टाइम्स कैपिटल R तक हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू क्या है, वो डेटा हमें अलग अलग मिल सकता है। उसका रीजन मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे हमें पता है कि NaCl टाइप के स्ट्रक्चर में एज लेंथ और रेडियस का जो रिलेशन आया था दैट वाज A = 2 टाइम्स स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूँ तो पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू, और NaCl का में Na का Z अगर लिख दूँ तो दैट इज 4 × 4/3 पाई r क्यूब, स्मॉल r का क्यूब। अगेन एनायन का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आयन भी वो 4 ही था, 4 × 4/3
पाई कैपिटल आर का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का क्यूब। और अगर स्मॉल आर यहाँ से का क्यूब यहाँ से कॉमन लें और यहाँ से भी कॉमन लें तो स्मॉल आर क्यूब कटेगा स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कॉमन ले लें तो यहाँ पर अगर कैपिटल आर क्यूब दोनों से पूरे से कॉमन लें और यहाँ भी कैपिटल आर क्यूब कॉमन लें तो वो कैपिटल आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा, देखो मैं लिख रहा हूँ 4 टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब प्लस 4 टाइम्स 4/3 पाई डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी आर कॉमन आएगा, बाहर आके आर क्यूब हो जाएगा, वो कट जाएगा और ये आएगा 2 टाइम्स स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस 1 का क्यूब। समझ सकते हो? और डिपेंडिंग अपॉन कि ये रेशियो क्या है अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आएगा। क्योंकि आंसर यहाँ फिक्स नहीं आता इसलिए हम लोग कोई आंसर याद नहीं रखते। ये मैंने इसलिए बताया है कि अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट टू शो हाउ टू कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। समझ में आती है बात? निकाला जा सकता है। ठीक है, तो जिस तरह का डिस्कशन अभी NaCl के लिए किया गया है सिमिलर डिस्कशन हमें बाकी आयनिक कंपाउंड्स के लिए करना है। बाकी आयनिक कंपाउंड का मतलब मैंने नाम शुरू में लिया था CsCl, ZnS, CaF2 और Na2O, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं कि उनके स्ट्रक्चर्स किस तरह के। ठीक है, इसको नोट कर लेना। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला नाम है CsCl स्ट्रक्चर या CsCl टाइप स्ट्रक्चर। इसको क्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। CsCl टाइप स्ट्रक्चर। CsCl टाइप स्ट्रक्चर को अगर कंपेयर करें, जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है NaCl टाइप का स्ट्रक्चर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं CsCl। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि रेडियस रेशियो ऑफ NaCl टाइप स्ट्रक्चर और रेडियस रेशियो ऑफ CsCl टाइप स्ट्रक्चर किसका रेडियस रेशियो ज़्यादा होगा, तो जैसे दोनों केस में एनायनिक पार्ट तो सेम ही है, तो इस कैपिटल आर की वैल्यू तो सेम ही है, कैटायनिक पार्ट अलग अलग। अब तुम्हें ये पता है, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम एक ग्रुप में आते हैं और ऊपर से नीचे आने पर एटम्स का साइज बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि सीजियम का साइज सोडियम से ज़्यादा है, और अगर सीजियम का साइज सोडियम से ज़्यादा है तो इसका रेशियो, क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसका मतलब ये रेशियो ज़्यादा होगा। तो एक्चुअली ज़्यादा होता है, और मैं बता दे रहा हूँ कि इस केस में जो रेडियस रेशियो है दैट लाइज इन बिटवीन 0.732 to 1। ये इंफॉर्मेशन है कि CsCl स्ट्रक्चर में जो रेडियस रेशियो आता है वो 0.732 से 1 के बीच में कहीं पर लाई करता है। एग्जैक्ट वैल्यू CsCl के लिए अगर बात करें तो एग्जैक्ट वैल्यू 0.82 समथिंग इस तरह की देखने को मिलती है। हमें उसकी बात नहीं करनी है, हमें तो केवल स्ट्रक्चर को समझना है कि क्या है। अब वैसे अगर इतनी इंफॉर्मेशन दे दी तो इसके बेसिस पर तुम आगे की कहानी खुद से बता सकते हो। कहानी ये है कि यहाँ पर जो वॉइड यूज में आएगा वो कौन सा वॉइड यूज में आएगा। अगर रेशियो इस रेडियस रेशियो इस रेंज में लाई कर रहा है तो कौन सा वाला वॉइड यूज में आएगा, क्यूबिक वॉइड। और क्यूबिक वॉइड प्रेजेंट किस में होता है, कि FCC में होता है? नहीं, किस में होता है वो प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबिक में। इसका मतलब ये हुआ कि सीजियम पॉजिटिव इज प्रेजेंट इन क्यूबिक वॉइड और Cl नेगेटिव विल फॉर्म सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर।
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले NaCl के लिए बोला था कि एटम्स का रेशियो अगर 1:1 है तो हम लैंग्वेज को उल्टा करके भी बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी बोला जा सकता है इसकी उल्टी लैंग्वेज कि Cl नेगेटिव इज प्रेजेंट इन क्यूबिक वॉइड एंड सीजियम पॉजिटिव फॉर्मिंग सिंपल क्यूबिक यूनिट। दोनों तरह की लैंग्वेजेस से हम इस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगेन जब ये लैंग्वेज रेडियस रेशियो से जस्टिफाई की जाएगी तो रेडियस रेशियो हम उल्टा करके देखेंगे, कैपिटल R ऊपर स्मॉल r नीचे, ठीक है। तो हम जस्टिफाई करने के लिए उससे कर सकते हैं। खैर बाय डिफॉल्ट हम इस लैंग्वेज को फॉलो करेंगे। मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आती है। पर अब अगर ये बात समझ में आती है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर ड्रॉ करूँ, देखते हैं कैसा दिखता है इस लैंग्वेज को फॉलो करते हुए। Cl नेगेटिव सिंपल क्यूब बना रहा है, मतलब केवल कॉर्नर पर है, और सीजियम बॉडी के सेंटर पर है, ऐसा स्ट्रक्चर हो, ठीक है। और अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ये लैंग्वेज मैं हटा देता हूँ। मैंने बता दी है, कभी ऐसी लैंग्वेज आए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ मैं, थोड़ा स्पेस बनेगा। अच्छा, तो अब इसको ध्यान में रखते हुए अगर सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन जो कि वॉइड में है, तो क्या आंसर करेंगे? तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि क्यूबिक वॉइड में रखे हुए एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, 8 होता है, क्योंकि ये सारे कॉर्नर वाले आयंस इसको टच करेंगे, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। और इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव की बात करें, वो कितना आएगा? तो तुम चाहो तो ट्रिक से आंसर कर सकते हो। ट्रिक में मैंने तुम्हें बताया था कि जो एटम्स का रेशियो होगा उसका इनवर्स का रेशियो उनके कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होता है। तो अब चूंकि एटम का रेशियो 1:1 है, कैटायन एंड आयन का रेशियो 1:1 है, तो उसका इन्वर्स भी करेंगे तो 1:1 ही आएगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो भी 1:1 ही आएगा। इसका मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही होगा। लेकिन अगर इसको विजुअलाइज करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम दिखा रहा हूँ, इससे तुम्हें जो दूसरी लैंग्वेज अभी मैंने दिखाई थी वो भी जस्टिफाई होती दिख जाएगी। मान लेते हैं कि 8 यूनिट सेल्स एक साथ हैं, आठ यूनिट सेल्स एक साथ पे दिखा रहा हूं। ये बड़ा डायग्राम बनाना सीख लो तुम लोग भी, बेटर इमेजिनेशन के लिए इसका सहारा लेना पड़ता है हमें। ये, और मैं एक यूनिट सेल को हाईलाइट कर दे रहा हूं पहले। एक यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल, ये, और इसके आयंस को अगर हाईलाइट कर दूं तो यहाँ Cl आयन, Cl आयन, Cl आयन, Cl आयन, Cl और ये Cl, और सीजियम आयन बॉडी के सेंटर पर। तो जैसे 8 क्यूब्स यहाँ पर रखे हैं तो उन 8 क्यूब्स के बॉडी के सेंटर पर ये सीजियम आयंस होंगे। और वो इस अगर मैं इस कॉर्नर वाले एटम पर फोकस करूं तो जैसे ये सीजियम इसको टच कर रहा है और ये क्लोराइड आयन 8 यूनिट सेल्स के लिए कॉमन है,
सब में वो लाई करेगा, और अगर सब में वो लाई करेगा तो इसका मतलब वो 8 क्यूब्स के जो सीजियम आयंस होंगे वो इसको टच करेंगे। अगर तुम रिकॉल करो, हम लोगों ने इसी तरह से डिस्कस किया था बीसीसी स्ट्रक्चर को। बीसीसी स्ट्रक्चर में तुम्हें दिखाया गया था कि जो बॉडी के सेंटर वाले एटम्स होते हैं वो खुद को क्यूब बनाते दिखाई पड़ते हैं, और उस क्यूब के बॉडी के सेंटर पर कॉर्नर वाला एटम लाई करता है। तो यही सेम कहानी यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब ये स्ट्रक्चर बीसीसी के जैसा ही है, और इवन कई बार लिख भी दिया जाता है कि CHCl हैज बीसीसी स्ट्रक्चर। हालांकि यहाँ बीसीसी और जो पहले पढ़ा गया था बीसीसी उसमें थोड़ा डिफरेंस है। पहले जो पढ़ा गया था उसमें सारे एटम्स आइडेंटिकल साइज के थे, जबकि इस बीसीसी में सारे एटम्स आइडेंटिकल साइज के नहीं है। यहाँ बॉडी के सेंटर वाला एटम छोटा है, कॉर्नर वाला एटम बड़ा है। तो लेकिन रिलेट करने के लिए हम लैंग्वेज यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी के सेंटर वाले एटम कॉर्नर वालों को टच करेंगे, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू यहाँ इसकी भी 8 ही आएगी, 8 ही देखने को मिलेगी। और वो तुम दूसरी तरह से भी जस्टिफाई कर ही रहे थे, इस तरह से भी जस्टिफाई किया जा सकता है। सीजियम आयंस फॉर्म सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड Cl आयन विल बी प्रेजेंट इन क्यूबिक वॉइड। सोच सकते हो इसको, ठीक है। तो एक चीज है, अब इसी में कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद अगर हम बात करें Z की वैल्यू इफेक्टिवली एक यूनिट सेल में कितना CS कितना Cl है, Z ऑफ सीजियम सबसे पहले, तो एक यूनिट सेल में एक ही क्यूबिक वॉइड होता है, इसका मतलब इसकी इफेक्टिवनेस 1 होगी। क्यूबिक वॉइड में जो भी एटम होगा वो पूरी तरह से उसके अंदर ही लाई करेगा, तो उसकी इफेक्टिवनेस 1 ही आएगी। और इसके अलावा Z ऑफ Cl नेगेटिव की बात करें तो वो भी 1 ही आएगा, क्योंकि 8 कॉर्नर वाले Cl आयन, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस 1/8, तो 8 × 1/8 दैट विल बी 1। का मतलब अगर पूछा जाए Z ऑफ CHCl कितना है, एक यूनिट सेल में कितनी फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CHCl होंगी, तो वो आंसर आएगा 1। एक सीजियम और एक क्लोराइड मिल करके एक सीजियम क्लोराइड बनाएंगे, तो आंसर होगा 1। ठीक है, समझ सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, उसकी कहानी क्या होगी, तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि यूनिट सेल की एज लेंथ a है, रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉल r, रेडियस ऑफ एनायन इज कैपिटल R। तो वो रिलेशन अगर हमें पाना है तो उसके लिए मैंने तुमसे कहा था कि हमेशा वो डायरेक्शन ढूंढनी होती है जिस डायरेक्शन में हम एश्योर्ड हों कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टचिंग पोजीशन पर होंगे। तो अगर हम टचिंग पोजीशन वाली डायरेक्शन की बात करें तो अलोंग एज क्या ये टचिंग पोजीशन पर होंगे, अलोंग एज क्या ये टचिंग पोजीशन पर होंगे, तो ये सिंपल क्यूब बना रहे तो होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि कैटायन का साइज बड़ा हो, जिसकी वजह, क्योंकि यहाँ पर तो रेंज की बात हो रही है, और अगर रेंज की बात हो रही है इसका मतलब कैटायन का साइज रिलेटिवली बड़ा भी हो सकता है, और अगर कैटायन का साइज रिलेटिवली बड़ा भी हो सकता है तो इन दैट केस इसको एडजस्ट करने के लिए इन लोगों को अपने बीच की स्पेसिंग को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये गारंटीड नहीं है कि ये लोग एक दूसरे के साथ टचिंग पोजीशन पर हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब अलोंग एज जो Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे को हो सकता है टच ना कर रहे, तो फिर वो डायरेक्शन तो हमारे काम नहीं आएगी। तो दूसरी डायरेक्शन की बात करें फेज डायगोनल, तो वो भी नहीं। अगर तुम बॉडी डायगोनल के अलोंग सोचो तो बॉडी डायगोनल के अलोंग एनायन के बाद कैटायन जो कि टचिंग पोजीशन पर है, क्योंकि ये कैटायन एनायन को तो टच कर ही रहा है, और यही कैटायन इस एनायन को भी टच कर रहा है, मतलब बॉडी डायगोनल के अलोंग पक्का हमें पता है कि ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब Cl नेगेटिव सीजियम को एंड दिस सीजियम Cl नेगेटिव। बात समझ में आ रही है, तो हमें यहाँ से रिलेशन मिलेगा। क्या रिलेशन मिलेगा उसको मैं लिख रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ। देखते हैं, जैसे बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या है, √3a, √3a, चौक नहीं यूज करूंगा, वाइट यूज करते हैं। बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a, और अगर रेडियस के टर्म में बात करें तो 2 टाइम्स स्मॉल r कैटायन की रेडियस, और इधर से कैपिटल R और इधर से भी कैपिटल R, तो इसका मतलब ये आएगा 2 टाइम्स स्मॉल r
प्लस 2 टाइम्स कैपिटल आर, या हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर विल बी इक्वल टू √3/2। मतलब √3/2 का मतलब आधी बॉडी डायगोनल हो गया। आधी बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग जो एटम्स हैं कैटायन एनायन वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इस तरह से ये रिलेशन, ये जो रिलेशन आया ये हमेशा वैलिड होगा, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड होगा, ऑलवेज वैलिड होगा फॉर CsCl टाइप स्ट्रक्चर। और इसी में आइडियल स्ट्रक्चर की भी बात कर ले। आइडियल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब हम कैटायन को वॉइड में रखें तो वॉइड कैटायन का साइज एग्जैक्टली उतना होना चाहिए जितना आइडियली वॉइड का साइज होता है। आइडियली वॉइड का साइज होने का मतलब ये है कि जो एटम्स वॉइड बनाने में इन्वॉल्व हैं उन्हें खसकने की जरूरत ना पड़े। तो वो क्या मतलब, इट इज समथिंग लाइक कि मान लो कि 2 स्टूडेंट बेंच पर बैठे हुए हैं और तीसरा स्टूडेंट उनके बीच में कुछ गैप है और तीसरा स्टूडेंट आ रहा है। तो आइडियल सिचुएशन तो यही है कि उस तीसरे स्टूडेंट का साइज उतना ही हो जितना बीच में गैप है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा मोटा हुआ और वो आके वहाँ पर बैठेगा तो जो लोग पहले से बैठे हुए थे उनको खसकना पड़ेगा उसको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आइडियल सिचुएशन का ये मीनिंग है कि जिन्होंने वो वॉइड क्रिएट किया है उन्हें खसकने की जरूरत ना पड़े, और नॉन आइडियल का मतलब खसकने की जरूरत पड़े। हाँ, तुम्हारे दिमाग में अगर ये बात आ रही है कि नहीं अगर पतला हुआ तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, वैसे स्ट्रक्चर अलाउड ही नहीं होते। ठीक है, उसे हम उससे भी ज़्यादा छोटे वॉइड में रखेंगे। ठीक है, तो वो हम नहीं करेंगे। अच्छा, तो आइडियल स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर आइडियल स्ट्रक्चर के केस में ए की वैल्यू 2 टाइम्स कैपिटल आर के बराबर होगी, 2 टाइम्स कैपिटल आर के बराबर। ए की वैल्यू 2 टाइम्स कैपिटल आर, क्योंकि एनायन टचिंग पोजीशन पर होंगे उस केस में। और उसके अलावा स्मॉल आर की वैल्यू एग्जैक्टली 0.73 2 टाइम्स कैपिटल आर के बराबर होगी। मतलब ये कंडीशन आएगी। अब तुम दोनों रिलेशंस एक साथ देख सकते हो कि ये वाले जो रिलेशंस हैं उसमें एक साथ 2 वेरिएबल हैं जो रिलेट हो रहे हैं और इसमें 3 वेरिएबल्स हैं जो रिलेट हो रहे हैं। मतलब अगर क्वेश्चंस में डेटा हमें कोई पूछा जा रहा है, मे बी स्मॉल आर, मे बी कैपिटल आर, मे बी ए, और उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 वेरिएबल बताए जा रहे हैं तो हम इसे यूज़ करेंगे। अगर केवल एक ही वेरिएबल का वैल्यू हमें दी गई है तो हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ CsCl। सिमिलरली आगे हम बात करें अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। इसको मैं हटा रहा हूं। अगर किसी को भी किसी भी तरह के डाउट्स होंगे तो वो मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करेगा। ठीक है, लेके बैठा नहीं रहेगा कि नहीं ठीक है अपने आप हो जाए। तुम डिस्कस कर सकते हो, मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें वो आंसर कर दूंगा। और ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि सॉलिड स्टेट इजी चैप्टर है। पढ़ते समय फर्स्ट टाइम विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, गूगल है, यूट्यूब है, तुम एनिमेशन देखो और बहुत ही आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनफैक्ट जो 5th वीडियो तुम्हारा है उसमें वो एनिमेशन दिया हुआ है, उसको यूज़ करोगे तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक बार में हो सकता है ना हो, दूसरी बार तीसरी बार में तो हो ही जाती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कि तुम कोशिश कर रहे हो या नहीं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसको नोट कर लेना, हटा रहा हूं। यहां पर भी पैकिंग फ्रैक्शन जैसे अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था वैसे ही निकाल सकते हैं, क्योंकि फिक्स नंबर आता नहीं तो इसलिए निकाल के दिखाने का कोई मतलब नहीं है। कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। चल, तो अपना अगला नाम है, तीसरा सॉलिड है ZnS टाइप स्ट्रक्चर। इसको जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। हालांकि ZnS 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक नाम है जिंक ब्लेंड, एक नाम है वुड साइट।
लेकिन हमारे सिलेबस में जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है तो हम उसकी बात करेंगे। वुडसाइड भी है और जिंक ब्लेंड भी है, ये दोनों ही तुम्हारे ZNS के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम ZNS की बात कर रहे हैं, जिंक ब्लेंड की। यहाँ पर जो रेडियस रेशियो है वो है 0.225 से लेकर के 0.414 तक। इसको तुम चाहो तो रिलेट करके भी सोच सकते हो, जैसे सल्फाइड आयन एनायन H2 नेगेटिव का साइज अगर क्लोराइड से कंपेयर करो तो बड़ा आएगा। सल्फर देन क्लोरीन आता है तो सल्फर का साइज बड़ा होता है, क्लोरीन का उससे छोटा होता है। और सल्फर पर 2 नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज, तो सल्फर से सल्फाइड जो बन रहा है उसका साइज क्लोराइड के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है। और Zn+2 है इस, और NaCl के केस में Na+ था, तो अगर Zn2+ और Na+ के साइज को कंपेयर करें तो कैटायन भी छोटा दिखाई पड़ेगा। मतलब इस केस में कैटायन छोटा है, एनायन ज़्यादा बड़ा है, इसलिए रेडियस रेशियो छोटा आता है। अब अगर इस तरह का आया तो इसके बेसिस पर तुम सोचो कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड का रेंज है। टेट्राहेड्रल वॉइड इसी रेंज में लाई करता है, मतलब अगर रेडियस रेशियो ये है तो आयन वुड बी प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा तो इसका मतलब कैटायन हमारा Zn+2 इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड। पूरा लिख देता हूँ, शायद तुम भूल गए हो तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबिक में? नहीं, सिंपल क्यूबिक में तो टेट्राहेड्रल वॉइड होता ही नहीं। टेट्राहेड्रल वॉइड होता है FCC में या HCP में, लेकिन चूंकि अपना डिस्कशन तो सारा क्यूब का ही है तो FCC ही हम नाम लेंगे। तो इसका मतलब सल्फाइड आयन विल फॉर्म FCC, तो ये लैंग्वेज आएगी। लेकिन अब इसमें एक इशू है। इशू क्या है उसको समझते हैं। जैसे अगर हम इस लैंग्वेज के बेसिस पर Z निकालें, Z ऑफ सल्फाइड आयन, तो वो आएगा 4, और Z ऑफ जिंक आयन निकालें तो वो आएगा 8, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम से डबल होता है, याद है 2Z होता है टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर। अब अगर 8 आया तो रेशियो आया 2:1, 2:1। इस केस में इसकी वजह से अगर Zn+2 और सल्फाइड आयन का रेशियो देखें तो ये आएगा 2:1, और अगर 2:1 आ रहा है तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनना चाहिए Zn2s टाइप का, और ये तो होता ही नहीं। इनफैक्ट अगर तुम चार्ज भी देखो तो कैटायन का चार्ज आएगा 4 पॉजिटिव, एनायन का चार्ज आएगा 2 नेगेटिव, और जबकि हमें ये पता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो उसमें जितना कैटायनिक चार्ज होगा उतना ही एनायनिक चार्ज होगा। दीज आर ऑल इंडिकेशंस, ये सब एरियाज हैं जिनसे हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो हमें इस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आयनिक कंपाउंड अगर है तो कैटायन का भी चार्ज उतना ही होना चाहिए, एनायन का भी चार्ज उतना ही होना चाहिए। तो अभी तो ये हो नहीं रहा, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन जो लिखी हुई है वो सही नहीं है। करेक्ट हो जाए अगर ये रेशियो 1:1 हो जाए, और ये रेशियो 1:1 हो सकता है अगर ये नंबर 8 की बजाय 4 हो जाए। तो ये 8 की बजाय 4 कैसे हो जाए? तो वो इस तरह से कि जिंक आयन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में होते हैं। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक आयन नहीं होते। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 हैं, और 8 में से 4 में जिंक आयंस होंगे और 4 में जिंक आयंस नहीं होंगे। तो अब बात आती कि कौन से में होंगे, कौन से में नहीं होंगे। तो उसके लिए देखो, ये भी हमें समझना जरूरी। तो जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो जिसमें मैंने बताया था कि ये बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं बॉडी डायगोनल शो करूं तो एक बॉडी डायगोनल जिस पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, बॉडी डायगोनल के आधे पर। सिमिलरली दूसरा बॉडी डायगोनल जिस पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे आधे के आधे पर।
अलग कलर से शो कर रहा हूँ मैं जिससे हमें समझ में आए। ये बॉडी डायगोनल जिस पर 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे और एक और रह गया, वो भी देखो, वो दिखाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये 4 बॉडी डायगोनल, बात समझ में आ रही है। अब अल्टरनेट का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, उन जिंक आयंस को मार्क कर रहा हूँ। अगर जिंक यहाँ पर है एक टेट्राहेड्रल वर्ड में, तो अपने ठीक बगल वाले टेट्राहेड्रल वर्ड पर जिंक नहीं होगा, और इसके ठीक बगल वाला ये है, नहीं होगा, तो उसके बाद वाले पे होगा। उसके बाद वाले पे अगर है, और अगर इसी तरह से जैसे यहाँ पर जिंक दिखाया तो उसके ठीक नीचे भी उसके ठीक बगल में जिंक है, उसके ठीक बगल में टेट्राहेड्रल वॉइड है, उस पर भी नहीं होगा, उसको उस पर नहीं होगा तो उसके बाद वाले पे होगा, और यहाँ पर होगा तो इधर नहीं होगा तो इधर होगा। कुछ इस तरह का सीन जिंक आयन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में है, का मतलब ये है कि एक बॉडी डायगोनल पर केवल दो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, जिसमें से एक ही है, एक पर है, एक पर नहीं है। अब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड के ठीक बगल वाला एक टेट्राहेड्रल वॉइड से दूसरे टेट्राहेड्रल वॉइड जो नियरेस्ट पोजीशन पर है उस पर एक पे है, दूसरे पे नहीं। नेक्स्ट नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड पर अगला मिलेगा, उसके नियरेस्ट पे नहीं मिलेगा, उसके नेक्स्ट नियरेस्ट पर मिलेगा। तो इस तरह की लोकेशन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हमसे ये पूछा जाए कि 2 जिंक आयन के बीच की सेपरेशन कितनी, मैंने तुम्हें 2 टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की सेपरेशन बताई थी, वो आंसर आया था A/2, अगर याद आ रहा हो तो। लेकिन अगर तुम 2 जिंक आयन के बीच की सेपरेशन देखो तो वो आंसर A/2 नहीं होगा, बल्कि वो आंसर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक। वो आंसर मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो आंसर है A/√2। वो तुम निकाल के देखो कैसे आ रहा है, A/√2 आंसर है उसका। लेकिन तुम्हारा होमवर्क है उसको निकाल के देखना, या मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। अगर तुम ये फेस डायगोनल बनाओ, ये फेस डायगोनल है, और टेट्राहेड्रल वॉइड से उस पर परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर, तो वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो फेस डायगोनल की लेंथ के आधे पर आएगा, फेस डायगोनल की लेंथ के आधे पर आएगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड का परपेंडिकुलर यहाँ पर आएगा। अब फेस डायगोनल की लेंथ होती है A√2, तो उसकी आधी लेंथ हुई A√2/2 का मतलब A/√2, उसकी आधी लेंथ हुई, और उसकी भी आधी लेंथ करें तो A/2√2। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी लेंथ हुई A/2√2, A/2√2। सिमिलरली इतनी लेंथ इधर से भी होगी A/2√2। तो बीच की लेंथ अगर निकालोगे तो इधर की तरफ भी होगी A/2√2, इधर की भी तरफ होगी A/2√2, तो ये रिजल्ट आएगा A/√2। सॉल्व करके देखना, मैं तुम्हें बताया है ये हमसे पूछा जा सकता है, पूछा नहीं है कभी लेकिन पूछा जा सकता है। तो 2 जिंक आयन के बीच की सेपरेशन क्या है वो हम इस तरह से बताते हैं। जिंक आयंस आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, दैट इज व्हाई फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फाइड इज ZnS, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायंस इज 1:1। कोऑर्डिनेशन नंबर भी दोनों का सेम है, चार्जेस भी दोनों का सेम है। बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरह का डिस्कशन है। नहीं समझ में आया तो रिपीट करना इस वीडियो को, तब तक देखना जब तक समझ में ना आ जाए, ठीक है? समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आना ही चाहिए, ठीक है? हाँ, चलो आगे बात करते हैं। इसी में एक इन्फॉर्मेशन मैं और दे रहा हूँ जो हालांकि पूरी तरह से इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि सिमिलर है इसलिए बताया जाता है। जैसे अगर तुम्हें याद हो, डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ाया गया होगा IUC में। डायमंड में कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन एटम
4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है, अगर याद आ रहा हो तो, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होती है, sp3 होती है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर अगर हम रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पर बात करें तो यहाँ पर ये कार्बन एटम टेट्राहेड्रल वॉइड में हम ऐसा बोल सकते हैं, और वो टेट्राहेड्रल वॉइड ये कार्बन एटम्स बना रहे हैं, ऐसा रिलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डायमंड का स्ट्रक्चर अगर यूनिट सेल के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो डायमंड का स्ट्रक्चर इज जस्ट सेम एज स्ट्रक्चर ऑफ ZnS। इंफॉर्मेशन इज कि कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड एंड कार्बन एटम्स आर फॉर्मिंग FCC यूनिट सेल। मतलब डायमंड को हम इसलिए नाम ले रहे हैं, हालांकि डायमंड आयनिक कंपाउंड नहीं है, इस डिस्कशन से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो स्ट्रक्चर इसी स्ट्रक्चर के जैसा है, तो हमें याद रखना आसान हो जाएगा। मतलब डायमंड हैज ZnS टाइप स्ट्रक्चर, हालांकि वो कोवलेंट कंपाउंड है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है, ये आयनिक सॉलिड है, इसके लिए रेडियस रेशियो का डिस्कशन होता है। कोवलेंट सॉलिड पर रेडियस रेशियो का डिस्कशन नहीं होता, वहां पर केवल रिलेटिव पोजीशन मैच कर रही है, केवल इस वजह से नाम लिया जा रहा है डायमंड का। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इंफॉर्मेशन के रूप में, वो याद रखना, डायमंड हैज ZnS टाइप स्ट्रक्चर, ZnS टाइप स्ट्रक्चर, ZnS के जैसा है, ठीक है। और वहां पर सारे एटम्स सेम साइज के हैं, जो वॉइड में रखा हुआ एटम है वो भी, जो वॉइड बना रहा है वो भी। हालांकि वो वॉइड नहीं है, बेसिकली वहां तो कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो वहां का तो डिस्कशन ही डिफरेंट तरह का है। ये केवल इसलिए बताया जा रहा है कि हम रिलेट करके याद रख सकें, गॉट इट, ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें आगे बात करते हैं हम लोग। अब थोड़ा जगह बना ले, पहले इसको नोट कर लेना सारी बातें। ये समझ में आ गया होगा कि ZnS में ये कहानी क्या है, 4:4 क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट, ठीक है। और ये आइडिया भी क्वेश्चन बनाने में यूज होता है, तो हमेशा याद रखना कि फॉर्मूले में जो एटम्स का रेशियो है वही रेशियो यूनिट सेल में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए, वो अलग नहीं हो सकता कभी भी। चल इसको हटा रहा हूं मैं। हाँ, तो अभी तो हम लोगों ने बात की इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की, कोऑर्डिनेशन नंबर की, दोनों का। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लें। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक आयन, तो वो तो 4 ही होगा क्योंकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड अगर पूछा जाए, सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो तुम रेशियो से तो बता ही सकते हो, क्योंकि एटम का रेशियो 1:1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो भी 1:1 ही होना चाहिए। तो अगर कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 ही होना चाहिए। और इस बात को तुम विजुअलाइज ऐसे कर सकते हो, जैसे जब हम FCC की बात करते हैं तो FCC यूनिट सेल में हर कॉर्नर वाला एटम टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने में इन्वॉल्व होता है। कॉर्नर के अलॉन्ग जो बॉडी डायगोनल है उस पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है उसमें इसका रोल रहता है, एक एटम तो यही रहता है, ठीक है। बाकी 3 फेज के सेंटर वाले एटम रहते हैं। और हमें यह पता है कि एक एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल्स में लाया करता है, 8 यूनिट सेल में, और 8 यूनिट सेल में इसी तरह की सिचुएशन बनेगी, अलॉन्ग बॉडी डायगोनल टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। इसका मतलब एक एक कॉर्नर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने में इन्वॉल्व होता है, 8 क्यूब्स में। अब अगर उन 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पर जिंक एटम्स होते तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता, क्योंकि वो सभी इसको टच करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड पर जो एटम होता है वो इसको टच करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर उस केस पे 8 आता, क्योंकि इस तरह के टेट्राहेड्रल वॉइड वाले एटम
उसके साथ टचिंग पोजीशन पर होते हैं। लेकिन अभी इस केस में ये पढ़ाया गया कि जिंक आयंस आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड। इसका मतलब ये है कि जो 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स रहे होंगे उन 8 में से 4 में होगा, 4 में इस तरह का सीन क्रिएट होगा, 4 में जिंक आयंस होंगे और बाकी के 4 जिंक आयंस नहीं होंगे। इसका मतलब 4 ही जिंक आयंस होंगे जो इसको टच कर रहे होंगे, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 4 है। ठीक है, इसके अलावा Z की बात करें, Z ऑफ जिंक आयन, तो ये भी आएगा 4 क्योंकि 4 है। जिंक आयन का भी Z4 आएगा क्योंकि 4 टेट्राहेड्रल वर्ड में वो है। और जिंक Z ऑफ सल्फाइड आयन की बात करें तो वो भी 4 आएगा क्योंकि FCC बना रहा है। अच्छा, ये 4 अलग चीजें हैं, ये 4 अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना। और Z ऑफ ZnS की बात करें तो 4 जिंक और 4 सल्फाइड मिल करके 4 जिंक सल्फाइड बनाएगा, तो वो भी 4 आएगा। अच्छा, एक बात मैं और बोल दूं, जैसे इस केस में ZnS टाइप का स्ट्रक्चर में भी एटम का रेशियो 1:1 ही है, तो तुम इस स्ट्रक्चर को भी डिस्क्राइब करने के लिए उल्टी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। उल्टी लैंग्वेज यूज कर सकते हो का मतलब तुम ये बोल सकते हो कि सल्फाइड इज प्रेजेंट इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड एंड जिंक आयंस आर फॉर्मिंग FCC, तो वो बात बोली जा सकती है। और यहीं पर मैं बोल दूं तुमको, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो तुम्हारी शीट में हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स की प्लेसिंग का वीडियो मैंने डाला था, उसमें दिखाया था ABC टाइप का, तो अगर तुम उस पर फोकस करना तो जिस तरह की पोजीशनिंग तुम्हें A की दिखेगी हेक्सागोनल पोजीशनिंग, उसी तरह की पोजीशनिंग तुम्हें B की भी दिखेगी, उसी तरह की पोजीशनिंग तुम्हें C की भी दिखेगी। और अगर तुम्हें वो डायग्राम याद आ रहा हो तो उसमें जो C पोजीशंस दिख रही हैं वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की पोजीशनिंग है, और जो A और B की पोजीशनिंग दिख रही होगी उसमें टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनते दिखाई पड़ रहे होंगे। और इन केस ऑफ ZnS स्ट्रक्चर AB की जो पोजीशनिंग दिख रही है उसमें से आइदर A में जिंक है या B पोजीशन पे जिंक है, दोनों पे नहीं है। और अगर तुम खाली ये पोजीशंस को देखो तो वो भी हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर टाइप की होगी, या B पोजीशन B हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर होगी, या C पोजीशन B हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर ही है। तो इसीलिए वो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसका अलग से वीडियो बनाया था और उसके लिए मैंने टैब का सहारा लिया था। तो उसको बार बार फोकस करो, शीट में भी वो तुम्हारे पास लेयरिंग पैटर्न मिलेगा, उस शीट को देखो, उसमें ABC जो पोजीशनिंग दिखाई जा रही है उस पर फोकस करो, और जो बातें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ उसको उससे रिलेट करो, तब जाती है डाइजेस्ट होगी। और आसान काम है कि तुम रट डालो, हालांकि भूल जाओगे, तो अगर रटा होगा तो भूल जाएगा, तो इसलिए बेटर है कि रिलेट कर लो। ठीक है, चल, तो एक दो ये हो गया। और लास्ट अगर हम रेडियस और एज लेंथ के रिलेशन की बात करें तो अगेन मैंने तुमसे पहले बोला है कि हमेशा वो डायरेक्शन चूज करो जिसमें इंश्योर्ड हो कि एटम टचिंग पोजीशन पर होंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड और कॉर्नर वाले एटम टचिंग पोजीशन पर हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होती है √3/4a, अगर याद आ रहा हो तो। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस √3a/4 फ्रॉम द कॉर्नर along बॉडी डायगोनल, या बॉडी डायगोनल के आधे पर, तो वो लेंथ है। और दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन। ये ऑलवेज वैलिड कंडीशन है, ऑलवेज वैलिड। ठीक है, और इसके अलावा फॉर आइडियल स्ट्रक्चर, आइडियल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आइडियल स्ट्रक्चर तब होगा जब स्मॉल r की वैल्यू 0.225 टाइम्स कैपिटल R के बराबर, 0.225 टाइम्स कैपिटल R, मतलब आइडियल टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज। और उस केस में फिर एक कंडीशन और वैलिड हो जाएगी, A = 2√2R, FCC वाली कंडीशन, मतलब वॉइड बनाने वाले आइटम एक दूसरे के साथ टचिंग पोजीशन पर रहेंगे। याद आ रहा है, लॉन्ग फेज डायगोनल ये लेंथ निकाली गई थी, याद है, A = 2√2 आ रही थी या और कुछ आई थी, ये आया था √2a = 4R, √2a = 4R, याद आ रहा है। तो अगर हम 4/√2 करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन, और अगेन ये कब यूज़ करेंगे और ऊपर वाली कब यूज़ करेंगे उसके बारे में मैंने तुम्हें आइडिया दे रखा है।
ये तब यूज़ करेंगे जब 2 वेरिएबल दिए हो, ये तब यूज़ करेंगे जब 1 वेरिएबल दिया हो, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो तो हम वो भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सेम टाइप का डिस्कशन है और रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग इसको रोकेंगे और नेक्स्ट अभी 2 सॉलिड्स और हैं, वो भी हमें पढ़ना है और कुछ डिफेक्ट्स का डिस्कशन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ तक है और इसमें जो होमवर्क में दिया जा रहा है उसको सीरियसली करो और जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसको पूछ लो। चैप्टर आसान है, फर्स्ट अपीयरेंस हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल तुम्हें लग रहा हो, लेकिन बिलीव मी ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चंस हो ही जाते हैं। मतलब सॉलिड स्टेट ऐसा चैप्टर है कि अगर तुमने एक बार कर लिया तो बार बार रिवाइज भी नहीं करना पड़ता और क्वेश्चन हो ही जाता है। तो इस चैप्टर को तो छोड़ना कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए करो, अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। बाय एंड टेक केयर। चलो।